ओके, आज हमारा लास्ट क्लास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और स्पेशली क्रेमर्स रूल हम लोग आज पढ़ेंगे। अब क्रेमर्स रूल क्या होता है? क्रेमर्स रूल इज अ टेक्निक टू सॉल्व सर्टेन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कुछ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सर्टेन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस? याद रखिएगा, हर तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है? इवन मैट्रिक्स इक्वेशन से भी हर तरह के सिस्टम को नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, जब मैं आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस पढ़ा रहा था मैट्रिक्स के शुरुआती क्लासेस में, तो मैंने बताया था कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आर कैपेबल टू डू दैट। एक्चुअली दे आर केपेबल टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये मैंने आपको उस समय बताया था। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले जो आज के क्लास की हम शुरुआत करेंगे, और एक चीज़ और, जो 54 सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एक मुझे थोड़ा सा स्पेशली आज बात करनी है। तो लेटर पार्ट ऑफ टुडेज क्लास आई विल टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, और ये भी बताऊंगा कि मैं पिछले 5 दिनों से क्लासेस क्यों नहीं ले रहा था और क्यों नहीं मैं डेली क्लास लेता हूँ, क्यों मैं हर एक दिन या 2 दिन में, कभी कभी 3 दिन में क्यों क्लासेस लेता हूँ। इसका कारण मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? मैंने फिजिक्स को क्यों नहीं शुरू किया अभी तक, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने आपको बोला था कि मैं फिजिक्स करने वाला हूँ, वो भी अभी तक क्यों नहीं शुरू किया है, इसके बारे में भी मैं आज के क्लास के लास्ट में थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है? तो चलिए, उसके बारे में जैसा कि मैंने कहा लास्ट में देखेंगे। तो चलिए, आज के क्लास की शुरुआत हम करते हैं एक स्पेशल टॉपिक से, जो है रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये क्या होता है भाई, रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट? इसको देखते हैं। जब मैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस पढ़ा रहा था, तो वहां पे जो किसी भी सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखते थे, तो उसमें सिर्फ कुछ रॉ ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई कर रहे थे, और उसको अप्लाई करके हम लोग उसको या तो रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे या फिर रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में कर रहे थे, और वहां से हमें उस सिस्टम के सॉल्यूशंस मिल जा रहे थे। हमें यह भी पता चल जा रहा था कि कौन सा सिस्टम, किस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी है, या फॉर दैट मैटर नो सॉल्यूशन है। ये सारा कुछ वहां से हम पता कर रहे थे जस्ट बाय अप्लाइंग सर्टेन रॉ ऑपरेशंस। बट यहाँ पे जैसा कि आप, ये एक ही छोटा सा टॉपिक है ये बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो ये मैट्रिसेस से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स को किसी मैट्रिसेस के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। चलिए, तो देखते हैं कि ये होता क्या है। छोटा सा, जैसा मैंने कहा, टॉपिक है। देखिए, इफ ए इज ए स्क्वेयर matrix of dimension n cross n and B is a square matrix of n cross n dimension, ध्यान दीजिए दोनों n cross n dimension का है, obtained from the matrix A by adding a multiple of a row or a column to another raw or column, then determinant of A is equal to determinant of B. That is,
ठीक है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, लेकिन बी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए से ही ऑब्टेन किया है हमने, क्या करके? सर्टन किसी ए के किसी रॉ के मल्टीपल को या ए के किसी कॉलम के मल्टीपल को ए के ही किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड करके। ठीक है, एक तरह से एक छोटा सा रॉ ऑपरेशन हमने लगाया ए में, या कॉलम ऑपरेशन फॉर दैट मैटर हमने लगाया ए में, और हमने बी को ऑब्टेन किया। तो डेफिनेटली बी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें भी सेम होंगे, बी में भी। तो इस तरह से बी को हमने ऑब्टेन किया है। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो जो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा और बी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। जो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू था, बी भले ही हमने कुछ रॉ या कॉलम में कुछ तोड़ मरोड़ के करके बी को बनाया है ए से, लेकिन उस केस में भी जो मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब याद रखिए, जब मैंने कहा तोड़ मरोड़ के, तो स्पेशली क्या किया गया है, ए के किसी रॉ के मल्टीपल को या कॉलम के मल्टीपल को उसके किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कर दीजिएगा, ऐड किया गया है। ठीक है, और ऐड बोलता हूं तो माइनस साइन आप करके सब्ट्रैक्ट भी उसमें समझ लीजिए। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि 2 प्लस माइनस 2, 2 माइनस 2 ही तो होगा ना, तो हमने 2 के साथ -2 ऐड किया है, तो वो काम यहां भी कर सकते हैं आप। तो एडिशन हुआ है, याद रखिएगा, कोई दूसरा ऑपरेशन मत लगा दीजिएगा। तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है ए और बी का इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब ऐसा क्यों होता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए कोई आपका मैट्रिक्स है इस तरह से, A11, A12 एंड सो ऑन टू ए, माफ करिएगा यहाँ प्लस मैंने लिख दिया है, एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2 एंड सो ऑन टू ANn, क्योंकि भाई n क्रॉस n डायमेंशन का है। अब सपोज करिए कि B बनाया गया A से ही, क्या करके? किसी भी रॉ या कॉलम को लीजिए, ठीक है, और उस रॉ या कॉलम में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, फॉर दैट मैटर मान लेता हूं कि मैंने इस वाले रॉ को लिया और इस वाले रॉ में मैंने एक नंबर के समझ लीजिए कि एक इंटीजर है, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर इस रॉ को यहां पे पहले वाले रॉ से ऐड कर दिया। ठीक है, आप कोई कॉलम भी ले सकते थे, कोई दूसरा रॉ भी ले सकते थे, मैंने जानबूझ के 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा चॉइस है। इसको पहले लिख लीजिए, फिर मुझे इरेज करना होगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने, कॉपी में अपने नोट करके रखिएगा सारा कुछ। चलिए भाई, ओके, अब समझ लीजिए कि B एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि हमने A से ही ऑब्टेन किया। ठीक है, A से ही ऑब्टेन किया। मैंने क्या किया कि एक रॉ ऑपरेशन यहां पे अप्लाई किया। किस तरह का रॉ ऑपरेशन? आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते थे। याद करिए, मैंने मैट्रिक्स के क्लासेस में कहा था कि आप कॉलम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जो कि हम डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे रॉ के जगह आप कोई कॉलम भी ले सकते हैं, जैसा मैंने कहा। तो मैंने इस रॉ को लिया दूसरे वाले रॉ को, और दूसरे वाले रॉ में मैंने क्या किया, k इंटू R2 कर दिया, k इंटू R2 कर दिया। ठीक है, और ऑपरेशन मैंने क्या किया, k इंटू R2 यानी कि R1 प्लस k इंटू R2, मतलब रॉ 1 के साथ
रॉ 2 में k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और इस रिजल्ट को मैंने रॉ 1 पे लिखा, तो मुझे मिला मैट्रिक्स B, और ये मैट्रिक्स इसका मतलब क्या होगा, A11 प्लस k इंटू A21 नहीं होगा, इसको इस नए एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो ये नया एलिमेंट में हमने k से मल्टीप्लाई किया है, इस पूरे रॉ में k से मल्टीप्लाई किया, तो k इंटू A21, k इंटू A22 एंड सो ऑन टू k इंटू A21, और इन सबको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स है रॉ 1 में उनके साथ जोड़ रहा हूं। तो रॉ 2 का पहला एलिमेंट रॉ 1 के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, तो ये हो गया। उसी तरह रॉ 1 में दूसरा एलिमेंट A12 प्लस k इंटू A22 एंड सो ऑन टू प्लस a इंटू 1n प्लस k इंटू a इंटू 2n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रॉ 2 में तो हमने कुछ किया नहीं है, रॉ 2 जैसे का तैसे लिख देंगे हम, A21 A22 A33 एंड सो ऑन टू A3n। ये देखिए प्लस मैंने जो लिख दिया है ना, बार बार गलती से प्लस लिख दे रहा हूं। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, या फॉर दैट मैटर फंक्शंस कह सकते हैं। अल्टीमेटली तो वहां नंबर्स ही सब्सटीट्यूट करेंगे हम, रियल या कॉम्प्लेक्स। ओके, ये क्या हो गया, A(n1) A(n2) A(n3) एंड सो ऑन टू A(n)n। सो दिस इज मैट्रिक्स B। अब आपको कोफैक्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए पहले रॉ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं A11 और ये कैपिटल में A11, ठीक है, प्लस A12 इंटू कैपिटल में A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n इंटू कैपिटल में A1n। अब कैपिटल वाला A11 A12 ये सब क्या है, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ A11, मतलब लोअर केस A11 लोअर केस A12 एंड सो ऑन, इनका इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, जो B है, अब यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ A लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो B का अगर डिटरमिनेंट, क्योंकि है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि n क्रॉस n डायमेंशंस का है, तो इसका डिटरमिनेंट तो होगा। तो A का डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया। B का डिटरमिनेंट कैसे निकालिएगा आप, बहुत ध्यान से आपको काम करना है। देखिए B का डिटरमिनेंट B, अब यहां पे याद रखिए ये जो पहला एलिमेंट है, ये अभी भी भले यहां A11 मैंने एलिमेंट्स का जो नंबर है वहां पे A11 A12 इस तरह करके दिखाया है, लेकिन ये जो पूरा एलिमेंट है अभी, ये क्या होगा, मान लीजिए इसको आप Aij के जगह, यहां पे I और J के जगह क्या होगा, पहले एलिमेंट में I1 J भी 1, क्योंकि ये पहले ये एलिमेंट पहले रॉ में और पहले कॉलम में है, तो I और J दोनों 1 है, और जो यहां पे Aij यानी कि A11 है वो ये पूरा एलिमेंट है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पे डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा B का, देखिए अगर पहले रॉ से एक्सपेंड करूं तो A11 प्लस k इंटू A21, लेकिन अभी भी ये A11 होगा, अभी भी ये A11 होगा। क्यों A11 होगा, कैपिटल में A11 क्यों होगा, मैं बताता हूं आपको क्यों होगा। A पे देखिए, इसका A का इसको डिटरमिनेंट अज्यूम करिए, थोड़ा सा इस बॉक्स को हटा के, और मन में इमेजिन करिए कि इस बॉक्स के जगह ये लाइन है बाहर से, जो कि डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर यानी कि A11, इसमें इस वाले डिटरमिनेंट में मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको और इसको ढक लेंगे, -1 का पावर 1 + 1 इंटू दिस ढकने के बाद जो भी एलिमेंट बचा वो उसका डिटरमिनेंट यानी कि माइनर जो होता है वो ये डिटरमिनेंट होगा जो बचा होगा। तो पूरा डिटरमिनेंट कौन सा बचा है, A22 A23 एंड सो ऑन टू A2n A31 A, माफ करिएगा, A ये ढक लिया, उसके बाद A32 A33 एंड सो ऑन टू A
3n और इसी तरह करके अंत में क्या बचेगा हमारे पास an2 an3 एंड सो ऑन ann। इसका कोफैक्टर इस एलिमेंट का यही होगा। उसी तरह इसका कोफैक्टर a12 निकाल लेंगे हम इस कॉलम को, और इस रॉ को ढक के जिन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स बचेगा वो उसका माइनर होगा। और साइन क्या होगा, a12 जब निकालिएगा तो -1 का साइन 1 + 2 यानी कि -1 ही बन के निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, जब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इस कॉलम को और इस रॉ को ढकेंगे। ध्यान दीजिए, आपको ये जो चीज है इसी का डिटर्मिनेंट तो माइनर बन के आएगा, वहां भी यही चीज आया था, ठीक है, यहां भी यही चीज आ रहा है, यानी कि a11 सेम है दोनों में, इसीलिए सेम लिखा है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दूं। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, मैं जानता हूं दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैथ्स में आप पूछेंगे नहीं ना तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो पूछने में आपको नहीं पीछे रहना है कि नहीं भाई नहीं पूछूंगा, सबको समझ में आ गया, मुझे नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि बाद में आपको सबसे ज्यादा समझ में आने लगे। ठीक है, और कहीं भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, कहीं किसी टीचर से पूछने पे वो डांट रहा है तो उसके रिगार्डिंग जाके कंप्लेन करिए, डरिए मत उससे। अगर वो ऐसा कह रहा है दैट मीन्स वो आपको ठीक से समझा नहीं रहा है, ठीक है, या उसको नहीं पता है, तो उसके रिगार्डिंग जाके कंप्लेन करिए, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे आप। चलिए फिर क्या होगा, प्लस a12 उसी तरह ka22, इसका कोफैक्टर a12 एंड सो ऑन टू, इसी तरह अंत में प्लस a1n प्लस ka2n इंटू k, माफ करिएगा, a1n। ठीक है, सो ये कोफैक्टर हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। a का कोफैक्टर आपने लिख लिया है, याद होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा आप सारे में, सब में देखिए आपका a11 यहां से, फिर यहां से प्लस करिए a12 फिर उसके बाद a13 एंड सो ऑन टू, लास्ट में आपको प्लस a1n ये हो जाएगा। और अभी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ तो आपने सबका पहले वाला जो यहाँ पे नंबर है सबके साथ ये जोड़ दिया, ठीक है, सारे कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जोड़ दिया। अभी लेकिन इसके यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा एलिमेंट है सारे ब्रैकेट्स के अंदर, उसके साथ भी तो a11 को, a12 को, a1n को मल्टीप्लाई करिएगा रेस्पेक्टिवली। तो जब करिएगा तो ध्यान दीजिए, प्लस यहां से, अब सब में k है, इसमें भी k, इसमें भी k, सब में इसमें भी k, तो k कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, a21 प्लस a11 है ना, a21 a11 उसी तरह प्लस यहां पे a22 a12 एंड सो ऑन टू प्लस a2n a1n। a का डिटर्मिनेंट यहां पे है, याद रखिएगा यही है a का डिटर्मिनेंट। इसको a का डिटर्मिनेंट यहां करके मैं लिख देता हूं a11 प्लस a12 एंड सो ऑन टू प्लस a1n और कैपिटल में a1n। ठीक है, a11 ये कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, a11 प्लस a12 एंड सो ऑन टू प्लस a1n। अच्छा एक बात बताइए, k इंटू ये जो ब्रैकेट में है ये सम क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। a11 a12 a2n a1n ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं पहले वाले रॉ के एलिमेंट्स को। इसमें देखिए, इसमें तो अभी भूल ही जाइए, इसमें तो आपको कुछ अभी देखना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। यहां देखिए,
ये जो सम है, यहां जो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दूसरे वाले रॉ के एलिमेंट्स का पहले वाले रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट है और उसको हमने ऐड किया है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो सम है ये क्या होता है, जीरो। दैट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ the elements of a particular raw with the cofactors of the elements of other raw is zero, या फिर the sum of the products of the elements of a certain column with the cofactors of the elements of another column is zero। ये मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो उन प्रोडक्ट्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। और यही चीज कॉलम के साथ भी, यानी कि किसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ, माफ करिएगा, किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और उनको आप जोड़िएगा तो उनका सम भी जीरो होता है। फिर से दोहराता हूं, ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है पिछले क्लासेस में, पिछले में या उसके पिछले में, ठीक है। अभी 2 क्लास ही डिटरमिनेंट्स का हुआ है तो दोनों में से किसी एक क्लास में मैंने दिखाया है आपको प्रूफ करके, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ेंगे तो सम जीरो होगा, ठीक है। या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट का भी सम जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए A21, A22 एंड सो ऑन टू A2A, ये सारे के सारे दूसरे रॉ के एलिमेंट्स हैं और ये A11, A12 एंड सो ऑन टू A1n, ये सारे के सारे पहले रॉ के एलिमेंट्स के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हैं, तो ये सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि टाइम टेकिंग है, पिछले क्लासेस में आप जाके देखिए इसको और नहीं समझ में आया तो पूछिए। जीरो बचा क्या, A11 प्लस A12 A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n और ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज ऑब्टेन फ्रॉम A बाय डूइंग अ सर्टेन रॉ ऑपरेशन। और वो रॉ ऑपरेशन क्या है, बाय डूइंग अ सर्टेन रॉ और कॉलम ऑपरेशंस। यही चीज की थी, आप किसी कॉलम के साथ भी आप करके देखिए, यहां पे जो मैंने यहाँ ये दूसरे रॉ को इसके साथ, दूसरे रॉ का कोई मल्टीपल लेके पहले रॉ के साथ ऐड किया, उससे B बनाया, तो आपको यही चीज मिलेगा। अगर कॉलम के साथ भी किसी दूसरे कॉलम का, किसी भी कॉलम का आप मल्टीपल लीजिए और उसको किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड करिए। अब ये नहीं करना है कि किसी कॉलम का मल्टीपल लिया उसको किसी रॉ के साथ ऐड कर दिया, मतलब नहीं बनता है ना इसका, ये मीनिंगलेस है। तो आपको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, इट्स अप टू यू हाउ मेनी टाइम्स यू आर विलिंग टू आस्क मी। इन केस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट तो मेरे से पूछिए, आई विल डेफिनेटली टेल यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये बताने में। किसी एक स्टूडेंट को भी, किसी एक बच्चे को भी दिक्कत है तो मेरे से आप पूछिए, मैं उसके लिए अलग से क्लास करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स के, उसको देख लेते हैं। ये भी एक डिटर्मिनेंट का ही प्रॉपर्टी है, तो इसको मैंने क्यों A और B मैट्रिक्स मान के किया, क्योंकि एक तरह का ये रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आप कह सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन ये काम करता है आपको बस
जब डिटर्मिनेंट के साथ एसोसिएट करना होता है को फैक्टर्स को, ये सब करने के लिए तभी ये काम किया जाता है किसी मैट्रिक्स में, ठीक है। तभी रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपको आपके यूज में आता है, अदरवाइज नहीं आता है जनरली अगर सिर्फ मैट्रिक्स आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इन मोस्ट केसेस आसान तरीका यही है कि आप सिंपली एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएं। हाँ, इस तरह का काम करना है आपको, तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे कि दो डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उनमें से एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट से ही ऑब्टेन किया हुआ रहेगा। वो किस तरह से क्या किया रहेगा कि जो ऑब्टेन्ड डिटर्मिनेंट है किसी दूसरे डिटर्मिनेंट से, मान लीजिए यहां पे कोई डिटर्मिनेंट, ये ए एक डिटर्मिनेंट दे दिया होता आपको और बी भी एक डिटर्मिनेंट दे दिया होता है, और आपको वो दिख जाता कि बी जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए जैसा ही लग रहा है, बस ए का कोई रॉ और कॉलम का मल्टीपल ए के किसी दूसरे रॉ या कॉलम में ऐड कर दिया गया है, तो हमें बी मिला है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वही डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है ना। तो इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इरेज कर देता हूं इसको। Some properties of determinants, कई सारे बुक्स में आप देखेंगे कचरे की तरह एकदम, मतलब इतना सारा प्रॉपर्टी दे दिया होता है ना, जैसे कि पूरा किताब ही भर दिया हुआ है कि पूरा प्रॉपर्टी ही आप रट लीजिए। ऐसा नहीं होता है भाई, तब तो हम सारे सब कुछ रट ही लेते हैं, काम चल जाएगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी टॉपिक्स के, एंड यू हैव टू रिमेंबर दोज बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे फिजिक्स में मेजरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको बेस यूनिट्स के तौर पे लिया गया है, जिनका यूनिट्स बेस यूनिट कहलाता है, और बाकी सारे जो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं से डिराइव किया हुआ रहता है। तो वही मैथ्स के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी होता है। उस टॉपिक में उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आपको याद करना होता है, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज आपको कहीं पे जरूरत पड़ा तो वो उन्हीं से डिराइव करके आपको लिख लेना होता है। ये नहीं कि आप मतलब 500 प्रॉपर्टी रटते रहें, ऐसे नहीं चलता है भाई, ठीक है ना। और यही कारण है कि जो हमारे देश में जो इन्वेंशन होता है ना, इन्वेंशन एक्चुअली जो है ना वो होता नहीं है। दैट इज द मेन रीजन वाई इट इज हैपनिंग। प्रॉब्लम तो जाके हम जेई में रगड़ देते हैं, एकदम बना देते हैं, रटा दिमाग में ही रहता है सब कुछ। लेकिन उन्हीं से जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को घुमा घुमा के पूछेंगे ना, थोड़ा भले ही वो स्टैंडर्ड हो, इजी हो, वो फंस जाएंगे वहां पे, क्योंकि उनमें एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम को बनाने का प्रैक्टिस हो चुका है। और इसी चीज को मैं तोड़ना चाहता हूं, इसी चीज को मैं चाहता हूं कि नहीं हो। आप मैथ्स पढ़ें और उसको कहीं भी आप अप्लाई करें। चलिए, तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा उस तरह से कि मैं 100 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के बताते रहूं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, जो कि आपको पता है कि the determinant of an identity matrix is 1। किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, डजेंट मैटर, उसका डिटर्मिनेंट जब करिएगा तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। चाहे वो एक 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, या कोई भी n ऑर्डर्स का हो, डजेंट मैटर। The value of its determinant is always going to be 0, माफ करिएगा 1। दूसरा,
the interchange of two rows or columns of a determinant multiplied the interchange of two rows और कॉलम्स, ध्यान दीजिएगा सिर्फ रॉ नहीं लिख रहा हूं या कॉलम नहीं लिख रहा हूं, रॉज या कॉलम्स कुछ भी, ठीक है, मतलब किसी भी दो रॉ को इंटरचेंज करिए, यानी कि उनका प्लेस बदल दीजिए एक दूसरे के साथ, या वही काम आप किसी दो कॉलम्स के साथ कीजिए। ऑफ ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइज इट बाय -1। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिटरमिनेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं एक सबसे छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है आपके पास a बराबर 1 2, चलिए a b c d, ये एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको डिटरमिनेंट ही ले लेता हूं ना मैं भी कभी कभी ना। चलिए क्या है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका वैल्यू होगा ad माइनस bc, ठीक है। अगर इसी डिटरमिनेंट को आप, मान लीजिए मैंने इसको और इसको एक दूसरे के साथ चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया bd और ये हो गया ac। अगर ऐसा कर रहा हूं तो यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? मान लीजिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये डिटरमिनेंट क्या होगा, bc माइनस ad, bc माइनस ad, bc माइनस ad, लेकिन ad माइनस bc यहां पे माइनस कॉमन लेने पे आएगा। तो अगर पहले से आपने माइनस कॉमन लिया होता, ये इस तरह से आता और एक और माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे प्लस आ जाता और ad माइनस bc हो जाता, जो कि इसके बराबर हो जाता, इसीलिए उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तभी आप इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दो रॉ या किसी दो कॉलम को। ये 2x2 मैट्रिक्स का है, आप n क्रॉस n का भी देख लीजिए, आपको यही होगा। 3x3 का भी देख लीजिए, यही होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। चलिए, जो हमने रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखा था, अब वही एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहां पे मैं लिख देता हूं। द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए रॉ और column to another raw or column does not change the value of the determinant. The addition of a multiple of a row or column to another row or column of a determinant, यहां पे मैंने थोड़ा सा of a determinant does not change its value, ठीक है। यही चीज मैंने आपको रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूफ करके दिखाया है, तो इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए ए कोई डिटरमिनेंट है और बी आपने एक डिटरमिनेंट बनाया ए से ही बाय जस्ट डूइंग दिस,
दैट इज आपने बी को ऑब्टेन किया ए से बाय एडिंग द मल्टीपल ऑफ अ रॉ और अ कॉलम टू अनदर और कॉलम, तो दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये आपने देखा है। चलिए और कौन कौन से प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊं। ये तो ठीक है। चलिए एक प्रॉपर्टी तो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, उसको भी लिखवा दूं मैं। चौथा को यहां पे लिखने से पहले थोड़ा देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स ए था, उसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए है आपका 1, या इस तरह से लिखिए A1 A2 A3, A1 A2 A3, और तीसरा मान लीजिए आपका है कुछ इस तरह का B1 B2 B3। थोड़ा इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। पता है आपको, पहले रॉ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको और इसको ढकेंगे, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस A2, आपको पता है माइनस क्यों लगा है, इसको और इसको ढकेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1, उसके बाद फिर प्लस A3 तो तीसरे कॉलम और पहले रॉ को ढक लेंगे, आपका डिटर्मिनेंट ये इतना बच जाएगा। तो A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए। A1 A2 B3 माइनस, मैं बैठ जाता हूं, A1 B2 A3 माइनस A2 A1 B3 प्लस A3 A2 B1 प्लस A1 A3 B2 माइनस A2 A3 B1। चलिए A1 A2 B3 कहीं है और A1 A2 B3, A1 A2 B3 खत्म। A1 B2 A3 कहीं है, A1 B2 A3, A1 B2 A3 प्लस माइनस खत्म। A2 A3 B1 प्लस A2 A3 B1 माइनस, रिजल्ट क्या आया भाई, 0। वही काम यहां पे क्या हमने किया है, यहां पे कुछ अलग किया है। आपको क्या इसमें दिख रहा है कि क्यों 0 आया है, क्योंकि ये दोनों रॉ सेम हो जाए। उसी तरह कोई दो कॉलम भी अगर सेम हो जाता तो आप निकाल के देखते तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। तो इससे एक और प्रॉपर्टी बनता है, अब देखिए मैंने क्यों इसको पहले आपको निकाल के दिखाया। डेफिनेटली ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हमें याद रखना है, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट की बेसिक जानकारी थी। मान लीजिए आपको ये प्रॉपर्टी नहीं भी याद होता तो जहां पे इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वहां पे इसको बहुत सरलता से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे भी आ जाएंगे, चाहे बहुत कुछ टीचर्स ऐसे भी फेंकते हैं कि यार 1 मिनट बहुत मायने रखता है। जब आप कुछ सही का अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप वो 1 मिनट, वो मायने वाला जो 1 मिनट है ना, वहां पे आप दे रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो चीज है आप क्यों सॉल्व कर सके, क्यों ये प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सके, क्योंकि आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है डिटर्मिनेंट्स का, इसलिए।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इफ टू rows or columns of a determinant are same, then its value is 0। ठीक है, अब देखिए मुझे और प्रॉपर्टी थोड़ा सा ढूंढने दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं खुद ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में उस तरह से बिलीव नहीं करता, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कि और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर इतना काफ़ी है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, उसमें है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये मुझे लग रहा है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं इसको, चलिए। आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दिया ना कि यानी इफ टू रॉज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर द सेम, द वैल्यू इट्स वैल्यू इज 0। चलिए, ये पांचवा प्रॉपर्टी, if a row or column of a determinant is multiplied by, if a row or column of a determinant is multiplied by in number say k, then the value of the determinant is also multiplied by that number, that is by k। ठीक है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप समझ जाएंगे, इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा चीज है ये। चलिए आपको मैं एज अ होमवर्क देता हूं, ट्राई करिए इसको प्रूफ करने का, ट्राई करिए, कोशिश करिए। आप एक डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक है, सबसे पहले 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लीजिए। आप मान लीजिए ए को आप इस तरह से लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका डिटर्मिनेंट लीजिए, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। अब किसी भी रॉ या कॉलम में आप k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स B लिया जो कि इसी से ऑब्टेन किया है मैंने, और ये है इस तरह का k A11 k, चाहे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से ही बात करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को क्यों ले आ रहे हैं बार बार, क्यों। चलिए,
ए कोई मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ये है। अब आपको पता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बस इसको बॉक्स बना देंगे तो हो जाएगा। और बी वैसा डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि ए से ही ऑब्टेन किया गया था। और हमने क्या किया, पहले रो में पहले कॉलम को सपोज करिए कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया के से, A21 और A31, और बाकी सब तो वही रहेगा 12 22 A32 13 23 A33। अब फाइंड करके देखिए, आप पाएंगे कि ये आ रहा है K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब ये बन जाए ना तो आप इसी को एक n ऑर्डर का A को डिटर्मिनेंट लीजिए, A का जो डिटर्मिनेंट है वो एक n ऑर्डर का ले लीजिए, ठीक है, और उसमें भी किसी रो या कॉलम को K से मल्टीप्लाई करिए और ट्राई करिए प्रूफ करने के लिए, क्योंकि वो जनरलाइज हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई किसी भी ऑर्डर के लिए ये, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो करके देखिए, पहले थर्ड ऑर्डर में प्रूफ करिए, फिर आप ट्राई करिए कि एक n ऑर्डर का इमेजिन करिए। नहीं बने तो पूछिए, अगर आप क्यूरियस है तो आप जाके पूछेंगे मेरे से, अगर नहीं बना होगा तो। और बना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट कोई करता नहीं है मेरे में, जिसके कि मेरा रीच भी नहीं बढ़ता है कुछ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो देखते ही नहीं है, झूठ मूठ का सब्सक्राइब करके आपने रखा है। इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब मत करो यार, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में लास्ट में देखेंगे आज के क्लास के। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक है। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके लिए ओके माफ़ करिएगा, एक्चुअली जो पांचवा प्रॉपर्टी में बता रहा था उसी बीच मेरा जो रिसीवर वाला माइक है ना उसका बैटरी ख़त्म हो गया था। तो चलिए वो मैंने चार्ज कर लिया 10-15 मिनट तक, तो अभी आधे घंटे तक चलेगा आप। ओके चलिए पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया है कि कब वो कटा है, लेकिन मैंने ये चेक किया है कि हाँ चौथा प्रॉपर्टी के बाद ही कहीं कटा है, वो पांचवें प्रॉपर्टी को ही बताते समय कटा है। तो चलिए उस प्रॉपर्टी को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ each constituent या एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है एलिमेंट्स इन एनी रॉ और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए determinants of a determinant is the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two other determinants। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो वर्बल एक्सप्लेनेशन है ये मैंने जानबूझ के बुक से लिखवाया है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। ओके, इफ each constituent element in any row or column of a determinant is the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two other determinants। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a1 प्लस अल्फा 1, और इसके पहले कॉलम में हमने
A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। पहला कॉलम यहाँ पे क्या है, ये सम ऑफ टू टर्म्स है, दो टर्म का सम है पहला कॉलम में। ये B1 B2 B3 है, ये C1 C2 C3 है। ये जो है ये बराबर होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस B1 B2 आप करिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये सारा कोफैक्टर का कमाल है। देखिए इस डिटर्मिनेंट में मैं एक काम करता हूं, ये डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करूंगा, इसको अभी भूल जाइए। इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा, A1 प्लस, मैं क्या करता हूं पहले कॉलम से एक्सपेंड करता हूं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अ डिटर्मिनेंट्स वैल्यू डजंट चेंज इफ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनी रॉ और कॉलम। तो मान लीजिए हम इस कॉलम से आसानी के लिए इस कॉलम से हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये जो मेरा पहला यहां एलिमेंट है, ठीक है, इसका कोफैक्टर A1 होगा। याद रखिए इसका कोफैक्टर मैंने A1 लिया है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस इस कॉलम से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर A2 प्लस अल्फा 2 इंटू मान लीजिए ये है A2, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस A3 प्लस अल्फा 3। ये कोफैक्टर में ना हम ये जो नंबर है उसको सही से लिखने की कोशिश करते हैं। ये 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ठीक है। A21 का मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका A11 का इसका कोफैक्टर, A31 का इसका कोफैक्टर। अब ध्यान दीजिए, तो इस सम को ब्रेक करेंगे तो A1 A11 प्लस A2 A21 प्लस A3 A31, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है ना। प्लस, और ये जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये रिपीट किया था कि अगर किसी भी रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को किसी दूसरे रॉ या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स का सम जीरो होगा। लेकिन याद रखिए A1 A2 A3 ये पहले कॉलम का ही पार्ट है और ये उन्हीं का कोफैक्टर है, इसीलिए ये सम जीरो नहीं होगा। सिमिलरली अल्फा 1 A11 प्लस अल्फा 2 A12 प्लस अल्फा 3 A13, ये भी उसीलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एटलीस्ट पार्ट किस कॉलम का है, पहले कॉलम का, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए, यहां से देखिए, इसको एक्सपेंड करिए जरा। A कोफैक्टर ऑफ A1 डेफिनेटली -1 का पावर 1 + 1 और माइनर क्या हो जाएगा, इसको और इसको ढक लेंगे, B2 B3 C2 C3। यहां भी इसका कोफैक्टर जब इसको और इसको ढक रहे थे तो B2 B3 C2 C3, साइन क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 1। ध्यान दीजिए अल्फा 1 का भी कोफैक्टर सेम होगा, ध्यान दीजिए अल्फा 1 को ढकेंगे, इसको ढकेंगे, B2 B3 C2 C3 और -1 पे पावर यहां भी 1 + 1 होगा क्योंकि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। अब इस कॉलम मतलब पहले कॉलम का और दूसरे रो का एलिमेंट ये था, इसका कोफैक्टर था A21, तो इसको और इसको जब हम ढक रहे थे तो हमें B1 B3 C1 C3 बना के इसका माइनर मिल रहा था और ये दूसरे रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसीलिए -1⁻³ होगा, 2 + 1। साइन यहां पे ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं किया है कि क्योंकि साइन एक जनरल चीज है, वो ऑटोमेटिकली आप जब सॉल्व करेंगे तो इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां पे मैंने साइन को छोड़ा हुआ है। उसी तरह A2 का भी जब कोफैक्टर देखेंगे तो वही B1 B2 C2 C3, यहां पे अल्फा 2 का भी कोफैक्टर B1 B2 B3 C1 C3, साइन अपने अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, साइन भी सेम रहेगा सबका।
यानी कि जो कोफैक्टर्स है वो सब में सेम है। यहां तो ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट बिल्कुल सही है, और यहां पे ये भी डिटर्मिनेंट यही चीज आएगा। ये जो सम है अल्टीमेटली, ये सम क्या है भाई? ये सम क्या है? A1 A2 A3, इसको आप इतना लिख सकते हैं ना भाई, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 C1 C2 C3। माफ करिएगा, यहाँ पे अल्फा है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 बराबर है इसी के बराबर है, कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों इसके बराबर है ही ऑलरेडी, प्रूफ हो गया। अब यही अगर n होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे n टर्म्स का ये सम होता, तो n अलग अलग डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे जोड़ देते हैं हम इसी तरह का, ठीक है। तो उसको भी जनरलाइज करके आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसको इरेज करो, ये हो गया प्रूफ। थर्ड ऑर्डर के लिए हो गया, यानी कि फोर्थ ऑर्डर के लिए भी काम करेगा, फिफ्थ के लिए भी काम करेगा, और उसी तरह आप nth ऑर्डर के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह से काम करेगा। अगर किसी रॉ में भी आप जोड़ देते इसी तरह से, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते थे। उसी रॉ के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए और देखिए सबका कोफैक्टर इसी तरह से आएगा, इसी तरह का सम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस कॉलम में मैंने जोड़ा है, किसी रॉ में भी जोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम अगर किसी रॉ में, कोई भी रॉ के जो सारे एलिमेंट्स है वो दो टर्म्स का सम होता है, तो इसी तरह दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का सम हम लिख देते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों को ये तो डेफिनेटली याद रहता है, बट इसका प्रूफ नहीं याद रहता है, याद रखिए उसको, ठीक है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस मिलता है। इन सिमिलर वे, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना हूँ, क्योंकि यहाँ बुक में भी किया हुआ है तो मुझे ध्यान में आया कि करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। इन लाइक मैनर इफ each element in any row or column of a determinant is the sum of m terms, then the determinant can be expressed as the sum of m other डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने दें, एक और क्लास हो जाएगा क्रेमर्स रूल का। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में क्रेमर्स रूल भी खत्म करके रात तक डाल दूं। ये आपका लेक्चर जो है 8 बजे या 8:30 तक या मैक्सिमम 9 बजे रात तक अपलोड मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं क्लास को एकदम लाइव की तरह रखता हूँ कि कुछ भी ये नहीं कि यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया, वहाँ पे कुछ एडिट कर दिया, नहीं, सब कुछ एकदम लाइव में रखता हूँ कि जैसे मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूँ। और लाइव क्लास अभी नहीं लेने का एक कारण है कि उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरा उन सारे स्टूडेंट्स से, खास करके मेरे जो 54 सब्सक्राइबर हैं, देखिए मुझे नहीं पता है कि आपको क्या पसंद है देखना, क्या नहीं पसंद है। मेरा लेक्चर आप वैसे भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो क्यों फालतू में मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आपने रखा है? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं देखते ना, तो उसको रखने से आप, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो आप ऑब्वियसली नहीं देख रहे हैं ना।
तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना कि आप ज़्यादा बिना मतलब का अगर 50 चैनल रखेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप देखते नहीं हैं या सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा। मुझे 100 स्टूडेंट्स ही काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन वो 100 स्टूडेंट्स मेरे जेन्युइन होने चाहिए, जिनको मैथ्स पढ़ना है सही में। ऐसे ही सब्सक्राइब करके तुम सबने रखा है यार, देखते कभी हो नहीं। तो हो सकता है कि तुम्हें कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में हेल्प मिल रहा हो, ज़्यादा अच्छे से कोई समझा पा रहा हो, तो डेफिनेटली उसी पे ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ पे नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं उस तरह से नहीं करूँगा। मैं हमेशा जेई नहीं, ये बकलोली में नहीं कर सकता हूँ कि दिन रात जेई करता रहूँ, उससे बाहर कभी मतलब सोचूं ही ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, कि अगर मैं किसी भी तरह से तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ तो जस्ट अनसब्सक्राइब मी। 5 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया था, मैं सोच रहा था कि मतलब क्या कमी छोड़ रहा हूँ मैं। क्लास ले रहा हूँ, एक एक क्लास लेने के लिए मतलब रटे हुए चैप्टर्स को, जो मुझे प्रॉब्लम का आंसर तक याद है, उनको भी मैं बार बार रीड करता हूँ तैयार करने के लिए कि आज कौन सा टॉपिक, मुझे कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ाने हैं, किस तरह से आपको बताना है, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई 1 सेकंड के लिए खोलता है, कोई 4 सेकंड के लिए खोलता है। ऐसे मत करो भाई। अगर इस तरह से करना है, दैट मीन्स मैं किसी भी तरह से आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे, सो जस्ट अनसब्सक्राइब मी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स भाई। जो जेन्युइन मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो रहें, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ उनको हेल्प मिलता है, जो भी टीचर उनकी हेल्प कर पा रहा है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दें, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वहाँ से, ठीक है। और इससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होगा, एटलीस्ट मुझे पता रहेगा। आपको पता है मैंने इस चैनल के बारे में, मेरे ना घर में ना कोई दोस्त, कोई भी उस तरह का सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल पे, क्योंकि मैंने सबको मना किया है अपने घर में कि कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा प्लीज़। मैं खुद अपने आप को चेक करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, भले 50 हूँ लेकिन वो जेन्युइन हो। अगर चाहता तो 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके होते मेरे। तो मैं उस तरह की मेंटेलिटी लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है, कि बांटते जाऊँ जहाँ तहाँ ऐसे ही कि तुम भी कर लो बिना मतलब नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि जिसे काम ही नहीं है उसे दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ ना, तो ही देखिए ना। ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं देख रहे हैं, मेरा भी नहीं मन करता है बनाने का, क्योंकि वो ध्यान मैं कहीं और जाके पढ़ा के 2 पैसे कमा लूँगा ना वहाँ से, तो वो मेरे काम में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक पैशन है पढ़ाने का, ये नहीं कि मुझे बहुत सारे करोड़ों सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। 100 ही मिल जाए, वो जेन्युइन होने चाहिए, वो जेन्युइनली मुझसे कुछ पूछने चाहिए कि हाँ भाई ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये नहीं हो रहा, किस तरह से इसको बनाया जाए। अगर वो जेन्युइनिटी आप नहीं ले आ सकते हैं तो आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में कम जाएगा और उससे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे, क्योंकि कहीं भी है, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी किसी भी फॉर्म में हेल्प नहीं कर पा रहा है, जस्ट गेट रिड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। आपके लिए कह रहा हूँ मैं, मेरा इससे फ़ायदा नहीं है, मेरा नुकसान ही है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ पे फ़ायदा है कि एटलीस्ट अगर 5 ही स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, तो वो 5 जेन्युइन हैं। तो कहीं भी बिना मतलब का सब्सक्राइब मत करिए। आपको अगर मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको अगर दिन रात ब्लॉग देखना है, तो आप वहाँ पे जाके वही करिए प्लीज़, ठीक है। तो मैं आप सबसे, जो भी अभी फ़िलहाल मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, ऐसे ही करके रखा है, उसको हटा दे, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो यही आपसे मुझे बात करनी थी। और फिज़िक्स में क्या शुरू करूँ, 54 मेरे पास बच्चे हैं, 54 स्टूडेंट्स में मैं क्या फिज़िक्स करूँ।
किसी चीज़ का एक ये तो होता है ना कि चलो भाई यार कोई मतलब अच्छा लगे खराब लगे, लाइक करो डिसलाइक करो, ये भी कोई नहीं करता है। और किस किस तरह के वीडियोस तुम देखते हो यार, किस 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 तरह के कंटेंट क्रिएट मतलब कंटेंट्स को कंज्यूम करते हो, ये सोचो कभी अपने आप को। लेकिन तुम्हें सोचना ही नहीं है, बिना मतलब का कोई भी आया तो चलो सब्सक्राइब कर देते हैं, कभी तो फ़ायदा देगा, ऐसे मत करो। एटलीस्ट मैथ्स साइंस के क्लास में इस तरह से मत करो। अगर किसी टीचिंग चैनल को, किसी टीचर को तुमने सब्सक्राइब किया है तो देख के किया है, एटलीस्ट देखो, कम से कम 2 क्लास 4 क्लास पूरा देखो, फिर डिसाइड करो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आपको मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो आप हट जाइए, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपका फ़ायदा है, आपका एक नोटिफिकेशन कम हो जाएगा उससे। इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू।